अगली बार किसी पढ़े लिखे को वोट देना, ये एक वाक्य बोला एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान अनअकैडमी के एक शिक्षक ने। और इस वाक्य के आगे पीछे कुछ और जोड़ते हुए उन्होंने अपनी बात कही तो उस शिक्षक को कोचिंग के लोगों ने बाहर कर दिया नौकरी से। इस वाक्य के मतलब क्या है? क्या यह बात बोल देना कि अगली बार वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना, क्या इसका जुल्म यह है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए? यह बात किसके खिलाफ जाती है? क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देने के कोई और भी अर्थ हैं? क्या इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़ना चाहिए, फिर वोट देने के लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए? अच्छा, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही वोट देने के लिए हो तो कितना पढ़ा होना चाहिए? कौन सी डिग्री होनी चाहिए? देश में पढ़ा हो या विदेश वाला होना चाहिए? कई सवाल उभरते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस वाक्य के बोल देने मात्र से किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है? और इस वाक्य के और कितने मायने हैं? क्या बहस चल रही है इस पर? पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, राजनीति, नेता, वोट देना, इन सब को लेकर के आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हमने भी इस पर कुछ विचार किया। आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ मसलों पर अपनी राय आपसे साझा कर रहे हैं। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। स्वागत है आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल के इस खास वीडियो में। एक चीज याद रखना, अगली बार वोट दो तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना। ये एक वाक्य है और यह वाक्य अनअकैडमी यानी एक निजी प्राइवेट कोचिंग संस्थान है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल होती है। वहाँ टीचर पढ़ाते हैं, मटेरियल होता है, टेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका नाम है अनअकैडमी। बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ताकतवर लोग हैं, करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है। और कोविड के बाद इस तरह के तमाम कोचिंग संस्थान उभरे। विषयांतर न हो जाए इसके लिए केवल एक वाक्य बोल रहा हूं कि कभी गौर करिएगा, शिक्षा के बीच कोचिंग संस्थानों की भूमिका क्या है। कभी इस पर अलग से बात करूंगा। फिलहाल अपने विषय पर आता हूं। अनअकैडमी का एक टीचर जो अपने क्लास में, और एक संदर्भ ये उभर कर आ रहा है कि शायद वो अनअकैडमी का अपना क्लासरूम नहीं था, उस टीचर का अपना YouTube चैनल है। मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अभी उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन केवल संदर्भ ये है कि उस टीचर ने यही वाक्य बोला था कि अगली बार वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना। इसके आगे भी कुछ बात बोली गई, लेकिन इस बात को इतना प्रचारित किया गया कि दबाव में आकर अनअकैडमी के लोगों ने इस टीचर को नौकरी से बाहर निकाल दिया। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और हम जानते हैं कि शिक्षा को लेकर के इस समय कैसी बहस चल रही है। कभी यूपी के किसी प्राइमरी स्कूल का टीचर किसी की फेसबुक पोस्ट को शेयर कर दे और उसे नौकरी से निकाल दिया गया, मगर यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। किसी फेसबुक पोस्ट में कोई टीचर अंबेडकर, फूले पेरियार का कोई वाक्य कोट कर दे, उसकी सर्विस छीन ली गई, यह भी मुद्दा नहीं बन पाया। हम तो ये चाहते हैं कि चलिए ऐसे हर एक छोटी चीज मुद्दा बने और यह देखा जाए कि शिक्षक को लेकर के क्या क्या नीतियां अपनाई जा रही हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि एक सरकारी शिक्षक होते हैं जिनके ऊपर सरकार के नियम लागू होते हैं कि आप ऐसी बातें खुल करके नहीं बोलेंगे जो सरकार के खिलाफ हो। लेकिन आप अगर गौर करें तो मैं जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ठेके पर प्रोफेसर हूं, मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक और प्रोफेसर होते हैं वो स्वायत्त होते हैं, क्योंकि उनके विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त हैं। उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता कि वो सरकार की आलोचना करें या न करें। प्रोफेसर को लेकर के इसीलिए एक संकल्पना इस देश में बनाई गई, या शिक्षक को लेकर के, कि अगर वो एक स्वायत्त निकाय का शिक्षक और प्रोफेसर है तो वो सरकार की आलोचना कर सकता है, वे समाज की आलोचना कर सकते हैं। प्रोफेसर, शिक्षक, स्टूडेंट, विश्वविद्यालय परिसर, इसीलिए इनका नाम विश्वविद्यालय रखा गया है
कि विश्व भर के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के संवाद होंगे, बहस होगी, तर्क वितर्क होंगे और खुल करके हम किसी की आलोचना कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आलोचना नहीं करेंगे तो जो समय चल रहा है उसकी चुनौतियों से लड़ करके उसमें सुधार कैसे करेंगे। लेकिन क्या इस देश में इस बात पर बहस हुई कि किसी विश्वविद्यालय परिसर में खड़े होकर किसी प्रोफेसर ने कोई बात बोली तो उसे जेल में डाल दिया गया? प्रोफेसर है नहीं बाबू, अभी भी जेल में है, साबित नहीं हुआ है। और रिपोर्ट तो यह भी आ रही है कि भाई बाद में उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चीजें डाली गई हैं, फिर भी वो जेल में है। मुद्दा ये नहीं बन पाया। आज देश के स्वायत्त संस्थाओं में तमाम प्रोफेसर गुलाम की कैटेगरी में जा चुके हैं। वो नहीं बोल सकते। अगर सीधे कार्रवाई नहीं होगी तो अंदर अंदर उनको कमजोर कर दिया जाएगा, किसी कमेटी में नहीं रखा जाएगा, किसी कमेटी में जांच में बिठा दिया जाएगा, उनको इतना परेशान कर दिया जाएगा कि प्रोफेसर हाथ जोड़ लें कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं बोलना, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, समाज की कोई आलोचना नहीं करनी। तो देश में अब प्रतिपक्ष कहां बचा? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और छात्र जेल में है, ये मुद्दे नहीं बन पाए। लेकिन चलिए शुक्र है कि अनअकैडमी के एक टीचर करण सांगवान की एक वीडियो जब वायरल होती है और एक वाक्य के जरिए वायरल होती है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ये एक मुद्दा बनता है। स्वागत है, जहां कोई मुद्दे नहीं बन पा रहे कम से कम इस तरह की बातों पर मुद्दा तो बना। एक बात, अब मेरी राय क्या है मैं उस पर आपके सामने अपनी राय रखूंगा। करण सांगवान का जो पहला वाक्य था इसे प्रचारित किया गया कि अगली बार वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना। यहां से एक बहस शुरू होती है। यह बहस शुरू होती है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए फिर धीरे धीरे ऐसा ना हो कि पढ़े लिखे इंसान ही चुनाव लड़े। इस पर फिर तमाम तरह की राय सामने आने लगी और देश में एक विमर्श शुरू हुआ कि क्या इस दिशा में अगर यह बातचीत आगे बढ़ेगी तो कल को तो यह नियम बना दिया जा सकता है कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही वोट डालेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस पर टिप्पणी भी करेगा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में यह गलत है। आप यह बात नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट देना, क्योंकि इस देश में गरीब कमजोर मजलूम अपने चुनाव के जरिए ऐसा नहीं होता कि शिक्षा से दूर रहते हैं। भाई ये तो देश ऐसा है कि आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे विश्व गुरु सोने की चिड़िया नाम इतना प्रचार किया और इसी देश का इतिहास कहता है कि नारी शूद्रो न धीयताम, मनुस्मृति कह रही है, यानी शूद्र और नारी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जिसके इतिहास में विभाजन हो, शिक्षा से वंचित रखने का, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का, क्या इस देश में कल को कोई यह भी कह सकता है कि जो शिक्षित नहीं है वो नेता ना बने? इसलिए भारत का लोकतंत्र, इस देश की संविधान सभा और इस देश के तमाम प्रतिनिधियों ने इस पर विमर्श किया कि हम सार्वजनिक वयस्क मताधिकार देंगे अपने देश के नागरिकों को, क्योंकि इसी देश में पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। कोई जमींदार है यानी पैसा देख करके यह तय होता था कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। लैंगिक भेदभाव के जरिए तय होता था कि पुरुष वोट देंगे महिलाएं नहीं देंगी। इसमें जमीन किसके पास कितनी है, नौकरी किसके पास कितनी है, वैसे ही शिक्षा किसके पास कितनी है। लेकिन जब संविधान बना तो उसने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया, यानी हम इस देश में अगर कोई शिक्षा से वंचित रह गया, अगर कोई अमीर नहीं बन पाया, कोई जमीन का मालिकाना हक नहीं अर्जित कर पाया, कोई महिला है, कोई गरीब है, जाति से दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, इसके नाम पर हम उसके वोट का अधिकार नहीं छीन सकते। गौरतलब है एक वाकया कि अमेरिका में लगभग 100 साल का आंदोलन चलता है महिलाओं को वोट देने का, और उसमें उस आंदोलन का नाम विमेन्स सफरेज मूवमेंट, विमेन्स सफरेज मूवमेंट, यानी 100 साल लड़ाई लड़नी पड़ी अमेरिका जैसे एक नए लोकतांत्रिक देश को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था होने का दावा करने वाले अमेरिका ने अपने महिलाओं का वोटिंग राइट कब दिया? जब आंदोलन करना पड़ा। 1893 में न्यूजीलैंड पहला देश बनता है जो महिलाओं को वोटिंग राइट देता है, लेकिन वहां भी चुनाव में भागीदारी 1919 में आती है। फ्रांस स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाला फ्रांस अपने महिलाओं का वोटिंग राइट 20वीं सदी में आकर देता है। लेकिन भारत का संविधान बनाने वालों ने यह तय कर दिया कि हम किसी लैंगिक भेदभाव को देखकर, शिक्षा को देखकर, धन संपत्ति को देखकर, जमीन और ओहदे को देख करके वोटिंग राइट तय नहीं करेंगे। इसी तरह से यह भी तय हुआ कि भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए शिक्षित होना गैर जरूरी बात है।
यानी अगर कोई शिक्षा से वंचित रह गया और आप उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं देखते कि वो शिक्षा से क्यों वंचित रह गया, अब उसे आप राजनीति से भी वंचित कर देना चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ करके शायद कोई एक बेहतर राजनेता बन जाए। तो आज अगर ये बहस चल रही है कि पढ़े लिखे को ही वोट देना, कल को अगर इसी बहस को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कहा जाएगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही चुनाव लड़े, फिर लोकतंत्र के मायने बदल जाएंगे। फिर लोकतंत्र में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार और सबका लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इस देश का इतिहास तो यह भी है कि तमाम बहुत अच्छी डिग्री धारी लोग जब राजनेता बने तो बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, बहुत नुकसान हुआ इस देश का। और कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिन राजनेताओं को शिक्षा का मौका नहीं मिल पाया था, फिर भी जब वो राजनेता बने तो अपने व्यवहारिक अनुभव, अपने समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक अनुभव, विचारधारा और तमाम चीजों से उन्होंने एक बेहतर प्रशासनिक निर्णय लिए और एक शानदार राजनीतिक काम करके इस देश को आगे बढ़ाया। यानी आप किसी के बेहतर होने, अच्छे इंसान होने, समझदार इंसान होने और तमाम चीजों की तुलना इस कसौटी पर तो कतई नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति शिक्षित है या नहीं शिक्षित है। हम भी समाज में जाकर लोगों से कहते हैं कि आप अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ, मगर कल को हम ये नहीं कह सकते कि जो पढ़ा लिखा है वही वोट दे। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जो पढ़ा लिखा है उसी को वोट दीजिए। हम ये कहेंगे कि उसको पहचानिए कि वो नेता कैसा है। आप इस देश में गौर करेंगे कि पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी से लेकर दस्यु सुंदरी के नाम पर डकैत बना दी गई फूलन देवी तक इस देश की संसद में पहुंचती हैं तो ये लोकतंत्र मजबूत होता है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में जब किरारी मुसहर भागलपुर और पूर्णिया के संयुक्त आरक्षित क्षेत्र से जब संसद में पहुंचते हैं तो ये लोकतंत्र मजबूत होता है। किरारी मुसहर का किस्सा यह है कि जब वो ट्रेन में उनको टिकट दे दी गई, रिजर्व कर दिया गया कि भाई आप सांसद बन गए, अब आप जाइए, तो जो रिजर्व सीट थी उस पर भी वो नहीं बैठे और ट्रेन की फर्श पर अपना गमछा बिठाकर लेट गए। टीटी ने आकर टोका कि आप जमीन पर क्यों लेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो ऐसे ही चलते चले आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप तो सांसद हैं, ये आपकी सीट है, आप इस पर लेटिए। वो जो कमजोर पड़ा व्यक्ति था ना, वो जब संसद में खड़ा होकर अपने इलाके के दर्द को, अपने जाति के दर्द को बोला, तो उस समय की प्रोसीडिंग की कहानी है, कभी मैं विस्तार में आपको बताऊंगा किरारी मुसहर के बारे में और बीपी मंडल से उनके रिश्ते के बारे में, मगर उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। किरारी मुसहर से लेकर फूलन देवी, भगवतिया देवी से लेकर गुलमा देवी और दक्षिण भारत के एक पेरियार के विरासत के बड़े नेता करुणानिधि हों, लालू प्रसाद हों, मुलायम सिंह यादव हों या नीतीश कुमार हों, रामविलास पासवान हों, तमाम नेता हैं। इन तमाम नेताओं की भूमिका, मानवर कांशीराम से लेकर मायावती की भूमिका, इस देश में तमाम आदिवासी नेताओं की भूमिका, अगर इस बात से कसौटी कसी जाने लगी जाए कि वो शिक्षित कितने थे, उनके पास कौन कौन सी डिग्री थी, कितने पढ़े लिखे थे, तो फिर आप इस देश की राजनीति और उनके लिए गए निर्णयों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। मूल्यांकन तो इस बात का होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी विचारधारा पर चलकर देश के संविधान को कितना मानते हुए कौन कौन से निर्णय लिए जिससे देश आगे बढ़ा या देश का विनाश हुआ। यह बात ठीक है कि आज कुछ लोगों को देख करके कहा जाएगा कि भाई आज हम कहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर एक एफिडेविट में दावा करते हैं कि मैं तो भाई अपने इंटरव्यू में दावा करते हैं कि मैं तो भाई स्कूल ही नहीं गया, और चुनाव लड़ते समय डिग्री दिखाने लगते कि हम तो भाई ग्रेजुएट हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो अगर आप ये दावा करते हो तो देश तो आपको डिग्री मांगेगा कि भाई डिग्री दिखा दो। और डिग्री दिखाने लगे तो 1978 की डिग्री ऐसी दिखा दी गई जो मेरे विश्वविद्यालय की थी, और आरोप ये लगता है कि वो डिग्री तो झूठी है। वो फॉन्ट उस डिग्री में दिखाया गया जो फॉन्ट उस समय कंप्यूटर में चल ही नहीं रहा था, उसकी खोज उसके बहुत दिन बाद हुई। तो ये एक बहस अलग हो जाती है। हम ये जगह कहते हैं कि आप अपने समाज को शिक्षा दीजिए तो इसका अर्थ चेतना से है, इसका अर्थ जागरूकता और समझदारी से है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और जो करण सांगवान ने बोला शायद उनके मन में यह भाव हो, और मैं अब उसके आगे का वाक्य पढ़ रहा हूं और जो इस पूरी बहस में बहुत जरूरी है। करण सांगवान के पहले वाक्य से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन करण सांगवान की शायद जो मंशा है जो अगले 2-3 वाक्यों में दिखी, मैं उससे सहमत हो रहा हूं। गौर करिए, करण सांगवान ने पूरी बात जो बोली जिस पर उन्हें नौकरी से निकाला गया, जो कि गलत है,
वो वाक्य क्या था? करण सांगवान पहले वाक्य में कहते हैं कि एक चीज याद रखना, अगली बार वोट दो तो किसी पढ़े लिखे इंसान को देना, ताकि ये सब दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो झेल रहे हैं आप, अब जो झेल रहे हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका करण सांगवान को मिलना चाहिए। ये मैं यहां से सहमत होता हूं करण सांगवान से। सांगवान आगे कहते हैं, ठीक है, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। फिर मैं यहां करण सांगवान से असहमत हूं, लेकिन अगले वाक्य से सहमत हूं, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को न चुने जिसको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। करण सांगवान शायद उसी मंशा की बात कर रहे थे जो मंशा किसी भी इस देश के जागरूक, समझदार, सजग नागरिक की होगी। और अगर इस वाक्य पर करण सांगवान को नौकरी से निकाला जा रहा है तो हम इस तरह के किसी भी हिटलरी तानाशाही फरमान के खिलाफ हैं। लेकिन हां, इस बात को करण सांगवान को यह नहीं कहना था कि सिर्फ पढ़े लिखे इंसान को ही वोट दो। इस बात को वो दूसरे ढंग से कह सकते थे कि जब वोट दो तो इस बात की पड़ताल करो कि तुम्हारा नेता तुम्हारे देश में केवल दंगाई तो नहीं बना रहा लोगों को, तुम्हारा नेता तुम्हारे देश के बच्चों के हाथ से शिक्षा और रोजगार तो नहीं छीन रहा, शिक्षा महंगी तो नहीं कर रहा, शिक्षण संस्थानों को निजी हाथों में बेच तो नहीं रहा, नई शिक्षा नीति के नाम पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत पुराने स्कूलों को बंद करने, पुराने डिग्री कॉलेजेस को खत्म करने और नए डिग्री कॉलेज को खोलने की बात न करे। क्या तुम्हारा नेता शिक्षा को महंगा करने की बात कर रहा है? क्या तुम्हारा नेता कोई ऐसा नियम बना रहा है जिससे शिक्षा वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चों के हाथ से दूर हो जाएगी? पहचानो, अगर कोई नेता ऐसा निर्णय ले रहा है तो ऐसे नेता को वोट मत देना। मैं अगर करण सांगवान की जगह होता तो मैं ये बात बोलता। इसी बात को मैं मंशा की बात कर रहा हूं, मंशा में करण सांगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वाक्य में वो वैधानिक रूप से गलत हो गए। कई बार हो सकता है गलती हमसे भी हो सकती है, हम भी बहुत ज्यादा कोई चीज बोलें लिखें तो हमारा ही मंशा कुछ और हो लेकिन वाक्य कुछ और निकल जाता है। मेरा सुझाव यही रहेगा, खुद भी इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करता हूं कि कहीं चूक ऐसी ना हो जाए कि कोई वाक्य अर्थ का अनर्थ करने वाला निकल जाए। इसलिए करण सांगवान को फिर से विचार करना चाहिए कि इस वाक्य को और इस पूरे देश के लोगों को, जो लोग आज बहुत उछल कूद रहे हैं ना कि नहीं भाई नेता पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, लोग डिग्री चेक करने लगते हैं, मैं कहता हूं नहीं भाई, करुणानिधि से लेकर लालू प्रसाद यादव, काशीराम जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार से लेकर रामविलास पासवान, गोलमा देवी से लेकर के भगवतिया देवी, फूलन देवी से लेकर किरारी मुसहर, तमाम लोगों ने जिनके हाथ में कलम नहीं पहुंच पाई, शिक्षा नहीं हो पाई, पढ़ लिख नहीं पाए, मगर जब मौका मिला तो लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा स्कूल खोला, 6 विश्वविद्यालय खोले, मुलायम सिंह यादव ने मेडिकल कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले, नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव ने रेलवे को ऐसा चलाया कि कितना शानदार ढंग से काम किया जा सकता है ये करके दिखाया। जब फूलन देवी संसद में पहुंची तो उन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा से रोकने और जेल में बंद महिलाओं के लिए तमाम काम किए। तमाम लोगों ने, भगवतिया देवी जब संसद में खड़ी होकर के अपने इलाके, अपने समाज और अपनी महिलाओं के लिए तमाम भाषण देती हैं तो देश की संसद में तालियां बजती हैं। और बहुत बड़ा इतिहास ऐसे नेताओं का भी है जो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर जब नीतियां बनानी हुई तो गरीब, कमजोर, मजलूम, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, महिला विरोधी नीतियां भी बन गई। इसलिए एक देश में इस बात पर विमर्श खुलकर हो, शिक्षित करिए आप पूरे समाज को ताकि वो निर्णय लेने में समझदार बन सके। और ध्यान रखिए, जब मैं शिक्षित करने की बात कर रहा हूं तो केवल डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, वरना ये सिलेबस बदलने वाले लोग, इस देश में बहस क्यों नहीं इस बात पर हुई कि नई शिक्षा नीति के नाम पर सिलेबस जो बदला जा रहा है वह कितना खतरनाक है। आइए सांगवान की इस बातचीत के साथ इस बातचीत को वहां तक ले जाएं कि अशोका विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर एक लेख लिख दिया, जो लेख इस देश के निजाम को पसंद नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया। वैसे ही इस देश में दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया अलीगढ़,
से लेकर के वर्धा तक के तमाम विश्वविद्यालयों में देखिए, कोई प्रोफेसर गलत डिग्री पर नौकरी कर रहा है तो कोई प्रोफेसर संघ की शरणम में जाकर के संगम शरणम गच्छामि वाइस चांसलर बन रहा है, परमानेंट हो रहा है। विचारधारा देख करके पूरे विश्वविद्यालय को एक रंगों में रंगा जा रहा है। कौन शिक्षक बोल रहा है? और आप लोग जो इस नौकरी से निकाले जाने पर बोल रहे हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। नहीं निकाला जाना चाहिए किसी भी प्रोफेसर को नौकरी से, मगर अपनी जागरूकता को क्यों नहीं इतना बढ़ाया जाए कि देश भर के विश्वविद्यालयों को जो बर्बाद किया जा रहा है उस पर भी तो बात हो, सिलेबस बदलने पर बात हो, फीस बढ़ाने पर बात हो, फेलोशिप कम करने पर बात हो, हॉस्टल में बीएचयू से लेकर के तमाम विश्वविद्यालयों में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिल रहा है, जबकि ओबीसी एक्सपेंशन का पैसा ये ले चुके हैं। इस पर भी बातचीत करूंगा, इस पर भी बात हो। आईआईटी आईआईएम में जाने के लिए करोड़ों रुपए का अगर डोनेशन जा रहा है, और एक रिपोर्ट है, इस पर भी बात करूंगा कि माइनस में नंबर पाने वाले लोग डोनेशन का पैसा देकर के अगर करोड़ों रुपए दे गए तो आईआईटी और आईआईएम में चले गए, गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस पर भी बात हो। यानी इस पूरे देश और समाज को शिक्षा की जरूरत है, कलम और किताब की जरूरत है। कलम और किताब नहीं होगा तो हम ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि शिक्षा जागरूकता से जुड़ी हुई बात है। शिक्षा चेतनशील बनाती है, तर्कशील बनाती है, विवेक संपन्न बनाती है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा हम उसे तब शिक्षित मानेंगे जब उसके मोहल्ले में कोई आए और कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, चलो धर्म पर बचाने। तो वह शिक्षित जागरूक व्यक्ति अगर उसका कॉलर पकड़ के या उसका हाथ पकड़ के ये कहता है कि नहीं भाई जरा आंकड़े दिखाओ कहां धर्म खतरे में और मेरा तो शिक्षा खतरे में, रोजगार खतरे में, तब तुम क्यों नहीं आते? तब मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति शिक्षित है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है। अगर मेरे मोहल्ले, मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मेरे अपने विश्वविद्यालय परिसर, काम करने के क्षेत्र में अगर कोई मुस्लिम विरोधी बात कर रहा हो और कोई बड़ी डिग्री धारक भी उसको रोके ना, तो मेरे लिए ऐसी शिक्षा कूड़े के बराबर है। और अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति उस भीड़ में खड़े होकर कहता है कि यह लिंचिंग गलत है, आप किसी की दाढ़ी टोपी देख करके किसी को मार नहीं सकते, आपकी पूरे समाज के बीच किसी महिला को उसकी महिला की पहचान के नाम पर जलील नहीं कर सकते, किसी दलित को जातिवादी गाली नहीं दे सकते, किसी ओबीसी का हक नहीं छीन सकते। अगर यह सवाल कोई शिक्षित व्यक्ति ना करे तो मेरे लिए शिक्षा के कोई मायने नहीं है, और अगर यह सवाल कोई अनपढ़ करे तो मैं उसको अपना नायक मानने को तैयार हूं। क्योंकि मेरे लिए जागरूक होना, सजग होना, चेतनशील होना, तर्कशील होना और समय के मुताबिक बेहतर निर्णय लेने की क्षमतावान होना, यह मेरे लिए प्राथमिक है। जो विचारधारा इस देश को दंगाई बनाए, और मुझे लगता है करण सांगवान ने जो अगले चंद वाक्यों में यह बात कही कि जो केवल नाम बदलने जैसे आता हो उसे वोट मत देना, सैल्यूट है करण सांगवान को। करण सांगवान ने यह बात कही कि कोई ऐसे नेता को वोट मत देना जो ऐसा दिन दिखाए। जी हां साहब, मैं भी सहमत हूं। बस आप इस वाक्य को ऐसे मत बोलना कि पढ़े लिखे को वोट देना, वरना कोई पढ़ा लिखा आज बेरोजगारी के आलम में जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं, एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं, कंप्यूटर हैक किए जा रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी फाइलों में करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले जो एक दस्तखत से कर लिए जाते हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग करते हैं। एक दस्तखत से जो ब्यूरोक्रेसी में घोटाले हो रहे हैं या बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं जुडिशरी में बैठकर, मीडिया में बैठकर, ये सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। देश में टीवी पर बैठकर पूरे देश को दंगाई बनाने की जो बात की जा रही है वो सारे पढ़े लिखे वहां बैठे हैं। इसलिए शर्त पढ़ा लिखा नहीं हो सकती, शर्त यह हो सकती है कि वो व्यक्ति न्याय के पक्ष में है कि नहीं है। अगर उसके साथ वो पढ़ा लिखा भी है तो मैं उसकी ज्यादा इज्जत करूंगा। लेकिन अगर बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिग्री वाला भी है, लेकिन उसके काम अगर गड़बड़ हैं, उसकी विचारधारा गलत है, वो संविधान विरोधी है, वो मनुष्य विरोधी है, वो न्याय व समता विरोधी है, वो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब कमजोर मजलूम किसान मजदूर विरोधी है, मेरे लिए ऐसे शिक्षित व्यक्ति के मन में कोई सम्मान नहीं होगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा लगाने वाले आपके इंडिया को पढ़ने से दूर कर रहे हैं। इस पर भी बात करिएगा। इसलिए मेरी पूरी टिप्पणी को आप गंभीरता से समझें और जागरूक बनाएं। जिसके हाथ में कलम और किताब नहीं गई उसके भी हाथ में कलम और किताब पहुंचे। हम इस देश को ऐसा बनाना चाहते हैं, मगर विचारधारा के साथ, चेतना, सजगता और गंभीरता के साथ। आपको यह बातचीत कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पढ़िए, लिखिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा
एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। हम नए रूप में उसे कहते हैं रीड, राइट एंड फाइट। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और आगे पहुंचाइए, ताकि कुछ अच्छे विचार भी दुनिया को जागरूक कर सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।